हेलो फ्रेंड्स, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो अपना चैप्टर फर्स्ट है सॉल्यूशंस है। ठीक है, इसका हिंदी में नाम है मित्रों विलियन। और आज मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लाया हूँ और इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव्स में आपको करवाऊंगा। यानी कि आपने इनको पढ़ लिया है तो आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इनको आप पढ़ के जाए और ऑब्जेक्टिव सारे आपको यहाँ पे रिकवर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मित्रों यहाँ पे है, पहला प्रश्न है यहाँ पे, विलय की मोलल सांद्रता वाले विलयन का क्वथनांक उन्नयन सर्वाधिक होगा यदि विलायक क्या हो। ठीक है, यदि विलायक क्या हो जब इसमें जो मोलल सांद्रता जो होगी वो क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो इसका आंसर मित्रों क्या देंगे अपन, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन यदि विलायक रहता है तो मित्रों मोलल सांद्रता वाले विलयन का जो क्वथनांक रहता है ना वो सर्वाधिक रहता है, बेंजीन में सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि ये अध्रुवीय विलायक है। कैसा विलायक है मित्रों, अध्रुवीय। दूसरा देखिए, समान परासरण वाले विलयन क्या कहलाते, तो इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, समपरासरी विलयन। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए मित्रों, निम्न में से कौन राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता। तो धनात्मक विचलन जो होते हैं मित्रों, समान जो होते हैं वो दर्शाते, यानी कि कार्बन और कार्बन की संख्या यदि समान हो तो वो दर्शाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो नहीं दर्शाते वो पूछा है। तो देखिए, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और क्लोरोफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ CH होता है। ठीक है, यानी एक कार्बन, ये बहुत अंतर है, ये समान नहीं है, इसलिए धनात्मक विचलन ये ऋणात्मक दर्शाएंगे धनात्मक की जगह। ठीक है, साधारण नमक को जल में घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है मित्रों, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये अच्छी तरह से याद रखना आप। जब रक्त कोशिकाएं एक से अधिक परासरण वाले विलयन में रखी जाती है तो वह सिकुड़ जाती है, क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। कारण क्या होता है कि उसके अंदर का जो भी विलायक है वो सबसे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। छठा क्वेश्चन देखिए, राउल्ट के नियम अनुसार एक वाष्पशील विलय के विलयन के लिए सापेक्ष वाष्पदाब में अवनमन किसके बराबर होता है। तो अवनमन होता है मित्रों मोल प्रभाज के, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, अर्धपारगम झिल्ली रासायनिक रूप से काय की बनी होती है, किस चीज की बनी होती है। तो इसका आंसर देंगे कॉपर फेरो साइनाइड। ठीक है, ये केमिकली किसकी बनी होती है, कॉपर फेरो साइनाइड की। अगला प्रश्न देखिए, परासरण दाब है एक अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन और एक ये परासरण दाब। ये 4 क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुणधर्म है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, मोलल विलयन में विलय पदार्थ का 1 मोल घुला रहता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोलल, मोलर लिखा हो तो क्या होता है, मोलर के लिए अपन आयतन लिखते हैं। आयतन किस में आता है मित्रों, ml में आता है, लेकिन यहाँ पे मोलल पूछा है, ये भार सांद्रता है, यानी इसका आंसर या तो किलोग्राम में आएगा या फिर किस में आएगा, ग्राम में आएगा, क्योंकि ये मोललता है। ठीक है, तो 1000 ग्राम विलायक बोल सकते हैं या फिर 1 किलोग्राम विलायक आप बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, यदि विलयन का क्वथनांक T1 तथा विलायक का क्वथनांक T2 है तो क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा मित्रों, T1 माइनस T2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, परासरण दाब, आयतन तथा ताप के लिए कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो 2-3 संबंध है मित्रों। परासरण दाब, जो दाब होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्थिर ताप पर। जो दाब होता है वो ताप के समानुपाती, यानी दाब बढ़ाओगे तो ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ाओगे तो दाब बढ़ जाएगा, लेकिन स्थिर आयतन पे होना चाहिए। ठीक है, ये 2 संबंध सही है मित्रों। इससे कोई तीसरा आए तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा, वो गलत हो सकता है। ये 2 आप याद रखिए, ये 2 रिलेशन है वो सही है। तीसरा, एक आदर्श विलयन वह है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है मित्रों। क्या करता है, राउल्ट के नियमों का क्या करता है, पालन करता है। राउल्ट के नियमों का पालन करता है, उसको क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। तो मोलरता निकालने के लिए शुद्ध जल यानी कि 1000 ml विलयन में लेना है आपको, 1000 ml में। और जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है मित्रों, 18। ठीक है, अणुभार जल का 18 होता है, तो 18 पंजे 90। ठीक है, बचेंगे फिर से कितने, 10 बच जाएंगे, 100 हो जाए, 18 पंजे 90। ठीक है, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 5 आते रहेंगे, तो लगभग 55.6 आप लिख सकते हो या 55.5 आप लिख सकते हो, ये आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए मित्रों, किसी घोल के अणुसंख्यक गुण आधारित होते हैं। घोल के अणुसंख्यक अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं मित्रों। ठीक है, विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करेंगे, उनकी संख्या जितनी होगी अणुसंख्यक गुणधर्म उतने ही ज़्यादा होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। मैंने क्या बोला था, वाष्पदाब में अवनमन जो है वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, एक तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब।
यहाँ पे वाष्प दाब में अवनमन दे रखा है, अवनमन नहीं है मित्रों। यदि अवनमन की जगह वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन दे देता, क्या दे देता, आपेक्षिक अवनमन, तो फिर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल बारीक अंतर है। वाष्प दाब में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यदि हो तो वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसरण दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो पाई इज इक्वल टू nRT बटे V, यानी n क्या है, मोलों की संख्या, ठीक है, R गैस कांस्टेंट है और T परमताप है, V क्या है मित्रों, आयतन है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन बता देते हैं। 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में घुला है तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए जिसका अपन को निकालना है उसके मोल ऊपर लिख देते हैं। 60 तो उसका अणुभार है और 6 उसका भार हो जाएगा, तो 0.1 तो क्या हो जाएगा, यूरिया का मोल हो जाएगा। और नीचे क्या लिखेंगे, 10 किसके मोल आ रहा है, जटाधाम 180 यानी कि 10 तो जल के आ रहा है मित्रों, और 0.1 किसका आ रहा है, यूरिया का। यानी इसको सोल्व करेंगे 0.1 इज डिवाइडेड बाई 10.1। ठीक है, यानी कि ये आंसर आएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।